Bismillahirrahmanirrahim. So, in today's session, we will do some practice questions. We'll do some MCQs as well as possibly a long question from one of the past paper. Can anybody please confirm if my voice is loud and clear and you can see my screen clearly before I start? Okay, thank you very much for the confirmation. Uh, So let's start first with some of the multiple choice question. Now, the good thing about multiple choice questions is it covers a broad range of the concept. तो अगर आपने किसी concept को different angles से cover करना हो, तो multiple choice questions covers them very well. इसमें theory भी आ जाएगी, इसमें उसकी numerical application भी आ जाएगी. Now the questions I'm doing right now is from the practice kit of ACCA paper F5. A kit uh, shared है with you on Google Classroom और Google Drive और इसमें बकायदा sections बने हुए हैं. Activity based costing के questions अलहदा हैं और टारगेट कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए भी थे इस किट से रिलेटेड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 1. VPS is a large manufacturing business that is introducing an activity-based costing system into the business. VPS ships components via its own logistics operations to its central manufacturing center in Glasgow. VPS क्या शिप करता है? कंपोनेंट शिप करता है, अपना लॉजिस्टिक ऑपरेशन यूज करते हैं. इसका मतलब है इसके पास अपने प्लेन्स हैं, अपने कैरियर्स हैं. और कहाँ शिप करता है ये कंपोनेंट्स? ये वैरायटी ऑफ लोकेशन से, यानी कि डिफरेंट लोकेशन से उन कंपोनेंट्स को कहाँ लेके आता है? ग्लासगो में इनका सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है. तो बेसिकली ये कंपनी मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से कंपोनेंट्स लेकर आती है अपने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में, जहाँ पे ये फिर मैन्युफैक्चर करते हैं. इट इज अटेम्प्टिंग टू आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर. अब ये करना क्या चाह रहे हैं? ये करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं. किस पूल से रिलेटेड? द पूल इज नेम्ड एज कंपोनेंट हैंडलिंग. तो जो कॉस्ट पूल है वो कंपोनेंट हैंडलिंग है. तो कंपोनेंट हैंडलिंग में क्या कुछ आ जाएगा? कंपोनेंट को उठाया उस लोकेशन से और हमारे पास आप इस लोकेशन पे ले आए, यानी कि डिफरेंट शहरों से उठा के सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे ले आए. कंपोनेंट हैंडलिंग. सो इसका अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? नाउ आई एम आस्किंग दिस टू यू एज वेल. आपके सामने 4 ऑप्शंस है. पहला कॉस्ट ड्राइवर एवरेज कंपोनेंट्स पर यूनिट, दूसरा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट शिप, तीसरा एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट और चौथा टोटल कंपोनेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो इसका आंसर जो है वो बी और डी अब तक मुझे दिया गया है. And then I got another answer which is D, and then got another answer which is B and B. So basically there is a tie between B and D. अच्छा, अब B और D को ही कर लें. आंसर इन्हीं दोनों में से ही है. B कहता है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स की बेस पे करो. D कहता है डिस्टेंस की बेस पे करो. एवरेज कभी भी अप्रोप्रिएट ड्राइवर नहीं हो. एवरेज कभी भी करेक्ट ड्राइवर नहीं हो सकता. एवरेज या करेक्ट इनकरेक्ट की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि बेहतर नहीं होता. तो देखो अब वो कह रहा है कि बी में कह रहा है सिर्फ कंपोनेंट शिफ्ट की बेस पे कर दो. अब देखो एक कंपोनेंट 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, एक कंपोनेंट 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है. तो दोनों की हैंडलिंग में जो कॉस्ट लग रही होगी वो और होगी.
तो कंपोनेंट्स भी मैटर करते हैं और डिस्टेंस भी मैटर करता है। सो दैट्स वाई ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे दो चीज़ें मैटर करें तो वहाँ पे हम कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट ड्राइवर भी कॉम्पोजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा बेहतर और जो करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर बनेगा वो डी बनेगा। सो द करेक्ट कॉस्ट ड्राइवर इज मटेरियल हैंडलिंग। अच्छा, ये आवाज़ के बारे में कंप्लेंट आई है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आज मैं एक हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ, अगर तो बाकी भी यही फील कर रहे हैं तो मुझे ज़रा बता दें। और अगर माइनर फ़र्क है तब भी बता दें, क्योंकि मैं इस हैंड फ्री को आज, क्योंकि मुझे ज़रा हैंड फ्री कंफर्टेबल होती है, तो अदरवाइज मुझे लैपटॉप की माइक्रोफोन यूज़ करना पड़ता है एंड आई हैव टू पुट माय फेस क्लोजर टू द लैपटॉप। तो उससे बचने के लिए आई एम यूजिंग हैंड फ्री। तो अगर तो थोड़ी बहुत ही डिस्टॉर्शन है तो मेरे ख्याल में वो आप बर्दाश्त करें मेरी कंफर्ट के अगेंस्ट। और अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो फिर मैं इस हैंड फ्री को यूज़ नहीं करूँगा, मैं लैपटॉप की माइक्रोफोन पे स्विच कर पाऊँगा। मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें ताकि इस मामले को हम अभी सॉर्ट आउट कर लें। ओके ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन। जी, विंड नहीं है, ये पंखा चल रहा है तो बस पंखे की आवाज़ है, जो कि इसको थोड़ा सा नलीफाई करना चाहिए था पंखे की आवाज़ को। जो अच्छे माइक्रोफोन्स होते हैं वो बैकग्राउंड वॉइसेस को कट कर देते हैं। वैसे तो जूम भी बैकग्राउंड वॉइसेस को कट करता है, बट फिर भी अगर आ रही है तो उसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं। एनीवेज, मेरे ख्याल में अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें क्वालिटी ऑफ वॉइस पे। सेकेंड क्वेश्चन, a company which makes two products, alpha and zeta, uses activity-based costing to absorb its overheads. It has recently identified a new overhead cost pool for inspection costs and has decided that the cost driver is the number of inspections. तो पूल कौन सा है? इंस्पेक्शन कॉस्ट का। और इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है? 2,50,000। इसका ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। उसके बाद उसने दो प्रोडक्ट्स का डेटा दे दिया है कि दो प्रोडक्ट्स की ये प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं, मेरे साथ कैलकुलेटर निकाल लें। मशीन आर्ट्स दे दिए हैं, यूनिट्स पर बैच दे दिए हैं, इंस्पेक्शन पर बैच दे दिए हैं। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बताओ, प्रोडक्ट अल्फा की इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट बताओ। इसको बताने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी रेट निकालना पड़ेगा या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है कि आप 2,50,000 को जो कॉस्ट पूल है उसको उसके ड्राइवर पे डिवाइड करते हो, और ड्राइवर यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पे दी हुई हैं पर बैच। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितनी बन जाएंगी? 3,000। तो अगर आप 2.5 लाख को 3,000 पे डिवाइड करो, so let me just take my calculator, 2,50,000 divided by 3,000, तो ये आता है 83 पॉइंट, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं। पता नहीं आपने ये गलती पकड़ी कि नहीं पकड़ी। नहीं पकड़ी आपने, बेसिकली मुझे कैलकुलेशन बताई है, तो अभी आपको मेरे से एक सवाल पूछना चाहिए था। देखो, उसने कहा था कि इंस्पेक्शंस पर बैच हैं, उसने कहा था इंस्पेक्शन पर बैच है, तो ये बैचेस तो नहीं थे 5,000 और 1,000, ये बैचेस तो नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैचेस निकालेंगे। अब बैचेस निकालने के लिए मुझे प्रोडक्शन वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट्स पर बैच पे। तो अगर मैंने 2,500 यूनिट्स बनाने हैं और 500-500 का बैच है तो 5 बैचेस होंगे, और अगर मैंने 8,000 यूनिट बनाने हैं और 1,000 यूनिट्स का बैच है तो 8 बैचेस होंगे। तो अब 5 को 4 से ज़रब दूंगा, 1 को 8 से ज़रब दूंगा, तो ये 20 और जमा 8 28, इतने बैचेस बन जाएंगे, 28 बैचेस।
ठीक हो गया जी, 28 बैचेस। तो अगर मैं 28 बैचेस के हिसाब से कैलकुलेशंस करूं तो ये बनता है 8928.57 पर बैच, यानी कि एक जो, सॉरी, पर इंस्पेक्शन, पर इंस्पेक्शन। तो हमारे पास रेट आ गया 8928.57 पर इंस्पेक्शन। अब चूंकि उसने आपको अल्फा की कॉस्टिंग करने को कहा था, तो अल्फा की कॉस्टिंग ऐसे होगी कि अल्फा पे 20 इंस्पेक्शन हो रही हैं, तो 20 को आप उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो that will give you the total inspection cost to be allocated to alpha। और चूंकि उसने पर यूनिट पूछा है, तो फिर इसको 2500 पे तकसीम कर दो। ठीक है, इसको 2500 पे तकसीम कर दो। जब आप इसको 2500 पे तकसीम करते हो तो आपके पास आता है 71.43, और ये ऑप्शन बनती है ये वाली। ठीक है, सो क्वेश्चन में डॉजी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जितना हम जल्दबाजी करेंगे, हम उस क्वेश्चन के उस ट्रिक एरिया को मिस कर जाएंगे। अभी जिस तरह मैंने फॉरन 4 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, कंसिडरिंग के 500 बैचेस दिए हुए, जबकि 500 बैचेस नहीं दिए हुए थे, 500 यूनिट्स पर बैच दिए हुए थे, और पहले मुझे बैचेस निकालने थे, और फिर मुझे इंस्पेक्शंस निकालनी थी, और फिर मुझे इंस्पेक्शंस का रेट निकालना था, और फिर अप्लाई करना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते वक्त ध्यान से, इत्मीनान से चीज़ों को फॉलो करें, तो आप गलती नहीं करेंगे। चलें, अब आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एबीसी एंड कॉस्ट ड्राइवर्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स एबीसी के बारे में और कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में ठीक हैं? पहली स्टेटमेंट, अ कॉस्ट ड्राइवर इज एनी फैक्टर दैट कॉजेज अ चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। दूसरा है, फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड्स द कॉस्ट ड्राइवर विल बी वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ये जो लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, उनका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी होता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ सोचने के लिए। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेंड टू अंडर एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। अब कल हमने थोड़ी बहुत ये डिस्कशन की थी कि लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी ये डिस्कशन शायद लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम के सेंस में तो नहीं हुई थी, लेकिन इस सेंस में हुई थी कि कॉम्प्लेक्स को और सिंपल प्रोडक्ट को कौन सा जो ओवर कौन सा सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करता है और कौन सा कम कॉस्ट चार्ज करता है। तो अभी आंसर्स आप लोग मुझे देना शुरू हो गए हैं। चलें, आप अपनी चॉइसेस मुझे बता दें, उसके बाद हम इस पर बात भी कर लेते हैं। आई एम गेटिंग आंसर डी एंड ए। सो व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो जितने का आंसर अब मेरे पास आ गए हैं, उसमें मुझे पूरी रेंज ऑफ आंसर्स जो है वो मुझे मिल गई है, ए से लेकर डी तक। आई एम गेटिंग ए, आई एम गेटिंग डी, आई एम गेटिंग सी एज एन आंसर। एनीबडी एल्स?
Just give me a second. आपको इस पर कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू कंफर्म मी व्हाट यू कैन सी? You can see MCQ question or you can see a board. A board. अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखिएगा. You only can chat. Just give me a minute. I need to remove this board. Okay, you can see the question now. Okay, so answers you gave me are A, B, C, D, all of them. अच्छा, अब यहाँ पे आंसर से पहले डिस्कशन कर लेते हैं. For long-term variable overheads, those overheads which remains variable over the long period of time, the cost driver will be the volume of activity. यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करो, जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे, उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? अच्छा, ये आप लोग के पास माइक्रोफोन्स कैसे आ गए हैं बाय द वे? इसमें डिस्टॉर्शन भी आ रही है. आरिफ, आपका माइक्रोफोन ऑन है. अमजद, आपका माइक्रोफोन ऑन है. वैसे तो माइक्रोफोन्स की ऑप्शन होती ही नहीं आई क्लासेस में. हरीश, माइक्रोफोन ऑन. अमजद, आई डोंट नो, कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. लॉन्ग टर्म वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉस्ट ड्राइवर होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी. और जो तीसरी स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटर. ओके फहद, इसका मतलब ये है कि आपने हैंड रेज किया था और एडमिनिस्ट्रेटर ने आपको अलाउ किया माइक्रोफोन. और व्हाट इज द प्रोसीजर? मैं इसलिए लर्न करना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू माइक्रोफोन. आई वांट टू नो दैट एज वेल, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना एज सच कोई पॉलिसी है. ओके, सो आई गेस दिस इज अ न्यू procedure being followed.
So, okay, now I can see that microphones are perhaps removed. It depends on me as well. Security में जाके ऑफ कर दें. I don't do anything. Notification popped up to unmute the mic. Okay, ठीक है. मैं जस्ट इसलिए इनपुट लेना चाह रहा था ताकि मुझे आइडिया हो मैंने क्या करना है इन केस अगर इस तरह की डिस्टॉर्शन आती है. अव्वल तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर साइड दिस थिंग इज बेसिकली नॉट अलाउड. Third one, traditional absorption costing tend to under allocate cost to low volume products. बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लो वॉल्यूम प्रोडक्ट होता है, लो वॉल्यूम, द वन विच आर यू आर मेकिंग इन लेस क्वांटिटी, सो उसको जो ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है वो अंडर एलोकेट कर देता है, जबकि हाई वॉल्यूम को ज़्यादा एलोकेट कर देता है कॉस्ट. क्योंकि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स और मशीन आवर्स. तो जाहिर बात है जो हाई वॉल्यूम होगा उसके हाई मशीन आवर्स होंगे, जो लो वॉल्यूम होगा उसके लो मशीन आवर्स होंगे. तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम overheads are under allocated to low volume products. So ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है and the correct answer is D. The next question again is a theoretical question. Which of the following statements are true regarding activity based costing? One, a cost pool is an activity which consumes resources and for which overhead costs are identified and allocated. ठीक बात है कि कॉस्ट पूल एक एक्टिविटी है, आप इसको कॉस्ट पूल कहो या एक्टिविटी कॉस्ट पूल कहो. So cost pool is an activity which consume resources and for which overhead costs are identified and allocated. ठीक है. Number two, the overhead absorption rate is calculated in the same way as the overhead absorption costing. Overhead absorption rate is calculated in the same way as the absorption costing OAR, and the same OAR will be used for each activity. ये बात गलत है. So based on that, one only is correct. Number 5, the ABC company manufactures two products, alpha and beta. Both are produced in a very labor intensive environment and use similar processes. Alpha and beta differ by volume. Beta is a high volume product while alpha is a low volume product. So आप देख सकते हो कि अल्फा के सिर्फ 1200 यूनिट्स हैं और बीटा के 12,000 यूनिट्स हैं. डिटेल ऑफ प्रोडक्ट इनपुट्स, आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज आर एज फॉलोज. इनके ऑर्डर्स और सेटअप्स की डिटेल्स नीचे दी हुई हैं और फिर बता रहा है कि फिक्स ओवरहेड 4,20,000 के हैं. इसमें से 1,00,000 वॉल्यूम रिलेटेड है और 1,45,000 जो है वो परचेज रिलेटेड है और 1,75,000 जो है वो सेटअप रिलेटेड है. तो जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो वॉल्यूम की बेस पे होंगे, जो परचेजिंग रिलेटेड है वो परचेज ऑर्डर्स की बेस पे होंगे, जो सेटअप रिलेटेड है वो नंबर ऑफ सेटअप्स की बेस पे होंगे और बाय द वे जो वॉल्यूम की बेस पे हैं वो लेबर आवर्स की बेस पे होंगे. एनीवे सवाल देख लेते हैं. यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन लेबर आवर, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा. तो अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम यूज करते हैं और ट्रेडिशनल सिस्टम बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड ही होता है और हम आर्स की बेस पे, लेबर आर्स की बेस पे एलोकेट कर देंगे, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम एक ओ निकालेंगे और वो ए आर कैसे निकलेगा, हम टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर देंगे टोटल लेबर आवर्स से. तो टोटल लेबर आवर्स इस क्वेश्चन में कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 5 और 5 को 1200 और 12,000 से, ये 6,000 बनेगा, ये 60,000 बनेगा. तो टोटल जो है वो 66,000 के आवर्स बनते हैं. तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 66,000,
दैट इज 6.3636। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को कितने ओवरहेड कॉस्ट चार्ज करने हैं और किस प्रोडक्ट के, अल्फा के। तो अल्फा के प्रोडक्ट पे कितने घंटे लगते हैं, 5। तो हम इसे 5 घंटों के ओवरहेड चार्ज करेंगे, तो ये बनता है 31.82। अगर मैं इसे 2 डेसिमल पॉइंट पे लिखूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए $31.82। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसको एमसीक्यू नहीं कहेंगे हम। हमें 4 ऑप्शंस नहीं दी हुई थी, हमें एक सवाल दिया गया था, उसके बाद एक बॉक्स दिया गया था, इस बॉक्स में हमने राइट आंसर फीड करना है। तो अगर आप गलत आंसर फीड करेंगे, 6.3636 लिख देंगे, कुछ और लिख देंगे, और ये 5 नंबर का सवाल है, तो आपको 0 ही मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो आपको कोई वर्किंग के नंबर नहीं मिल रहे। तो इसलिए फाइनल आंसर लिखते वक्त 2 से 3 दफ़ा तसल्ली कर लें कि आपने ठीक जवाब निकाला है और आप वही जवाब दे रहे हैं जो इसका सवाल पूछा गया है। क्योंकि सवाल कॉस्ट पर यूनिट भी पूछी जा सकती थी, सवाल टोटल कॉस्ट भी पूछी जा सकती थी, सवाल सिर्फ रेट पूछा जा सकता था, अल्फा का पूछा जा सकता था, बीटा का पूछा जा सकता था। तो सवाल तो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने तसल्ली करनी है कि जो जवाब आप दे रहे हैं वो जवाब ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल को वो कहता है कि आप अ, अच्छा, इसी सवाल में वो कहता है बीटा की कॉस्ट, बीटा की, अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच यूनिट ऑफ बीटा। अब आपको वो कह रहा है कि बीटा की कॉस्ट बताओ। तो बीटा की कॉस्ट भी वैसे ही कैलकुलेट होगी, रेट हम निकाल चुके हैं 6.36, और बीटा पे भी 5 ही घंटे लगते हैं मेरे ख्याल में। तो बीटा की कॉस्ट भी सेम ही होगी। ठीक हो गया, बीटा की कॉस्ट भी सेम ही होगी क्योंकि बीटा पे भी 5 घंटे लगते हैं। जी, यही आंसर है। फिर उसके बाद वो हमें ये कह रहा है कि अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताओ, देखो सवाल क्या है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताओ फॉर ईच यूनिट ऑफ अल्फा। तो इस दफ़ा हमें इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले इन सारों के रेट्स निकालने पड़ेंगे, और इन सारों के रेट्स निकालने के लिए इनको हमने इनके कॉस्ट ड्राइवर्स के टोटल पे डिवाइड करना है। तो लेबर आवर्स का टोटल 66,000 है, परचेज ऑर्डर्स 160 है, और सेटअप्स 100 है। तो ये तो आ गया 1750 पर सेटअप, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट का रेट आ गया। उसके बाद 1,45,000 डिवाइडेड बाय 160, ये आपके पास रेट आ गया 906.25, और फिर 100,000 डिवाइडेड बाय 66,000, ये आ गया 1.5151। ठीक है, ये हमारे पास रेट्स आ गए। तो बच्चे मेरे से एडवांस ही चल के आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप खुद से ये क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाएँ तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि मुझे तो ज़री बात समझाने में भी आपको टाइम लग रहा है। अब आपने इन रेट्स को अप्लाई करना है। इन रेट्स को अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, और चूंकि अल्फा की कैलकुलेशन है तो आप देखोगे अल्फा पे कितने घंटे लगते हैं, 5। तो इसको आप 1.5151 से मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा पे कितने सेटअप्स लगते हैं, अल्फा पे 75 ऑर्डर्स लगते हैं, 75 ऑर्डर्स लगते हैं। तो 70 ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 906.25 से, और इसके बाद मैं अल्फा के यूनिट्स पे डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे पास पर यूनिट आ जाए। और इसी तरीके से अल्फा के सेटअप रिलेटेड रेट को मैं नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई करूंगा, और अल्फा के नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 40,
और फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यूनिट से, 1200 से। ये कैलकुलेशंस आप कर लो, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको जमा कर लो, तो वो आपका जवाब होगा। जो मुझे जवाब इस वक्त बताया जा रहा है वो सी है। एक दफ़ा बाकी आप सारे तसल्ली कर लें, मैं भी ज़रा इसको कैलकुलेटर पे देख लेता हूँ। तो यही जवाब बनता है जी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में वो हमें कहेगा कि यही सवाल कर दो और बीटा का कैलकुलेशन कर दो। तो बीटा की कैलकुलेशन करने के लिए मैं यही वाले आर्स ले लूँगा। यहाँ पे मैं 75 की बजाय 85 ले लूँगा। यहाँ पे मैं 40 की बजाय 60 ले लूँगा, क्योंकि बीटा की जो एक्टिविटी की कंजम्पशन है वो फ़र्क है। ठीक है, और बीटा पे ज़्यादा एक्टिविटी लग रही है। ठीक है, तो मैं अगर नीचे कैलकुलेट ना भी करूँ तो मुझे ऑप्शंस के हिसाब से पता लग जाना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अच्छा नहीं, सॉरी, और बीटा पे एक्टिविटी तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन बीटा इज़ हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, उसका वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा की वजह से अल्टीमेटली कम कॉस्ट आएगी। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बता दें। 22.7 क्या है? अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे उसने सवाल पूछा ही नहीं, सवाल ही चेंज हो गया, सॉरी। बस ये बीटा का उसने नहीं पूछा। एनीवेज, काफ़ी उसने क्वेश्चन हमारे से वो करवा लिया। अब अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। अब तक किसी सवाल में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रा पहले वो पूछ लें। So in question number 3, third statement is related to traditional costing. Even it is true, but we have been asking the question that which is the true statement related to A, B, C and cost drivers. My question is on what basis we are choosing third statement along with 1 and 2. इसके लिए मुझे ज़रा ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका सवाल जितना मैं समझा हूँ वो ये है कि वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ए बी सी से मुतल्लिक ट्रू है और कॉस्ट ड्राइवर से मुतल्लिक ट्रू है, और आप ये कह रहे हैं कि तीसरी स्टेटमेंट जो है वो एबीसी से तो मुतल्लिक है ही नहीं। तो फिर इस स्टेटमेंट चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इसको हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? एक तो आपको ऑप्शंस का होना इंडिकेट करना चाहिए कि इस ऑप्शन को हम एबीसी और कॉस्ट ड्राइवर से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो आता ही है। यानी कि अब वो ये कहना चाह रहा है कि ट्रेडिशनल, क्योंकि जब उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर एलोकेट करती है, तो ये वर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किया? इसका पूरा वर्ड ये बनता था, ये पूरा जुमला ये बनता था कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एबीसी के मुकाबले में अंडर एलोकेट करती है ओवरहेड कॉस्ट टू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। तो द कंप्लीट सेंटेंस इज लाइक दिस। अब वो उसने बोला नहीं या लिखा नहीं, बट ये स्टेटमेंट तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही है ना। सो दैट्स वाई इसमें एबीसी है और ये उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ समझ आ गई। ओके, question number 8. A company makes two products using the same types of material and skilled workers. अब ये उस प्रोडक्ट का बजट वॉल्यूम है, मटेरियल है, लेबर है, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख की। रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड कॉस्ट है 1 लाख।
और इसका जो ड्राइवर है वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज्ड है, और फिर उसके बाद जनरल फिक्स कॉस्ट भी है 1,80,000, जिसको आपने लेबर आवर्स की बेस पे एब्जॉर्ब कराना है। So using activity based costing, what is the total fixed overhead amount to be absorbed into each unit of product B? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हुए आप टोटल जो फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट वो बताओ जो आप एब्जॉर्ब कराओगे। तो इसके लिए आप, क्योंकि दो एक्टिविटीज हैं, तो इसके लिए आप दोनों का रेट्स निकालोगे। तो एक एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग की फिक्स कॉस्ट है, इसका है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज कैसे आएगा, ये अब आप इनडायरेक्टली निकालोगे। और इनडायरेक्टली कैसे निकालोगे, आप इसको इस पे डिवाइड कर दोगे 100, इसको इस पे डिवाइड कर दोगे 100। ठीक है, तो मटेरियल जो परचेज हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, 200 यूनिट्स परचेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे रेट आ गया 100,000 डिवाइडेड बाय 200, तो रेट आ गया 500 पर यूनिट, अगर तो मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद जनरल फिक्स कॉस्ट 1,80,000 है, इसको आपने लेबर आवर्स की बेस पर जॉब कराना है। लेबर आवर्स कितने हैं, अब लेबर आवर्स फिर इसी तरीके से निकालने पड़ेंगे। 1000 को 5 पे तकसीम कर दो, एक मिनट, लेबर आवर्स, जी लेबर आवर्स कैसे निकालेंगे बाय द वे। अब मेरे ख्याल में अभी मैंने जो ऊपर डिवाइड किया वो भी कैसे डिवाइड कर दिया, एक मिनट, लेट्स थिंक अबाउट इट। दिस इज नॉट द वे टू कैलकुलेट आवर्स और वॉल्यूम।
माय अपॉलॉजीज, लाइट यहाँ पे चले गई और जो ब्रॉडबैंड है वो डिस्कनेक्ट हो गया, सो आई हैव टू स्विच टू माय हॉटस्पॉट. होपफुली बैटरीज विल वर्क एंड वी कैन डू द रेस्ट ऑफ द सेशन. तो जब ये डिस्कनेक्ट हुआ तो उस वक्त एक डिस्कशन हमारी चल रही थी और वो डिस्कशन थी हमारी इस क्वेश्चन के बारे में. अब इस क्वेश्चन में हमें मटेरियल का यूनिट्स नहीं दिए गए, जबकि हमें उसने कहा ड्राइवर मटेरियल परचेज है, मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ. इसी तरीके से लेबर आवर्स नहीं दिए गए. तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई वे भी नहीं है, तो हम कॉस्ट को की बेस पे कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें रेट्स पता हम कॉस्ट की बेस पे कर लेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट 1 लाख होगी. इस पे से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट 4 लाख होगी. ऐसे ही करना चाहिए. कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया, तो वो जरा अपनी वर्किंग शेयर कर लें. 1000 इंटू 40,000 और 10,000. सो 40,000 और 10,000, हमारी जो कॉस्ट है वो टोटल कितनी होगी, 50,000. तो अगर मटेरियल की टोटल कॉस्ट 50,000 है तो रेट क्या होगा, 100,000 डिवाइडेड बाय 50,000. तो रेट होगा कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड है वो $2 पर $1 ऑफ मटेरियल है. ठीक है, $2 पर $1 ऑफ मटेरियल है. अब हम इस सेंस में कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अगर $1 का मटेरियल लगता है तो $2 की हैंडलिंग कॉस्ट लगती है. और फिर लेबर को भी इसी सेंस में करोगे. लेबर इधर 5,000 है और उधर लेबर 40,000 है, तो 5 और 40 टोटल लेबर कितनी होगी, 45,000. तो लेबर का हम रेट किस तरह निकालेंगे, 1,80,000 को 45,000 पे तकसीम करेंगे और ये कितना आ जाएगा मेरे ख्याल में 1,80,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये आता है 4. अब ये क्या हुआ कि जो फिक्स कॉस्ट है वो $4 है पर $1 ऑफ लेबर. तो अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब हम प्रोडक्ट बी की निकालना चाहते हैं. प्रोडक्ट बी पे $20 का मटेरियल लगा है, तो 20 × 2 $40 का मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगेगी. और प्रोडक्ट बी पे $20 की लेबर लगी है, तो 20 × 4 $80 का यहाँ पे जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स लगेंगे. सो दैट इज 120 इन दैट मैनर. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉजी एलिमेंट था इन अ सेंस कि पहले तो उसने आपको कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल परचेज बेस है और लेबर आवर बेस है. और मुझे शुरू में ऐसा लगा कि जैसे हम मटेरियल परचेज निकाल सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं मटेरियल का कोई ऐसा डेटा है जो कि नहीं था. इसी तरीके से लेबर का डेटा भी नहीं था ऐसा जिसकी बेस पे हम लेबर के आवर्स निकाल पाएँ. तो इन द एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड आवर्स ऑफ लेबर हमने कॉस्ट को यूज़ किया एज अ ड्राइवर, क्योंकि कॉस्ट इज ऑलवेज द मल्टीप्लायर ऑफ रेट एंड आवर्स. तो अगर हमें रेट पता है, आवर्स नहीं पता, तो कॉस्ट को हम उसकी प्रॉक्सी ले सकते हैं. Right, so this was a question. और अब उसके बाद we have another question in which we have two products C and D, and we have given information about basic production, labor hours, production runs, number of inspections, setup cost, inspection cost, overhead cost. ये 3 cost pools हैं और उन 3 cost pools से रिलेटेड 3 cost drivers हैं. और आपको कहा गया है कि प्रोडक्ट D की बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताओ यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो ये एक डिस्क्रिप्टिव सवाल है. आई लीव इट टू यू. आप 2 से 3 मिनट लगाओ और मुझे बताओ कि प्रोडक्ट डी की बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी होनी चाहिए यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट. अगेन द प्रोसीजर इज कॉस्ट पूल्स दिए हुए हैं, उसको ड्राइवर्स पे डिवाइड करो, रेट्स निकालो, रेट्स को अप्लाई करो और फिर उसको जमा कर दो, तो आपके पास ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाए. I will wait for 2 to 3 minutes for your answers before I reveal my answer.
जितनी देर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं, लेकिन असल में मैं अगर स्विच करूँगा तो आपके पास ओके, मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये बुक साथ ही व्हाट्सएप कर देता हूँ। एनीवेज, क्योंकि फिर वर्क प्रेशर ऐसा होता है कि चीज़ें याद नहीं रहती। तो लेट मी जस्ट सेंड यू दिस बुक। नहीं जी, ये बुक आपको सेंड होगी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें, अगर आपके पास है अब्दुल्ला तो ये ज़रा लेटेस्ट वाली है, हो सकता है आपके पास पुरानी हो। ये 2020 की लेटेस्ट बुक है, दैट इज़ मच बेटर। अगर लेटेस्ट ही आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज एवरीबॉडी कैन फॉलो दैट। ओके, सो ऑप्शंस नहीं है जी इसमें। ये एक डिस्क्रिप्टिव सवाल है और आपको कैलकुलेट करके बताना है और पर यूनिट बताना है। अब जो मुझे आंसर बताया गया है वो 1,85,000 का है, वो देख के लग रहा है गलत है, क्योंकि पर यूनिट बताना है, तो $1,85,000 पर यूनिट तो हो नहीं सकता। फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव, 46.25 एंड 46.25। मुझे इसका आंसर वहाँ से तो नहीं पता, लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं दैट इज़ 46.25। मैं ज़रा फिलहाल इसी को मान लेता हूँ। बहरहाल इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट, इसको हमें नंबर ऑफ सेटअप्स पे डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं, ये आपके नंबर ऑफ सेटअप्स हैं 13 और 15, 28 और 28, 56 टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हैं। तो इसको आप 56 पे डिवाइड कर दो। इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे डिवाइड करना है, 5 प्लस 8 प्लस 16, तो इसको आप 16 पे डिवाइड कर दो। और अदर ओवरहेड कॉस्ट तो आपने लेबर आवर्स की बेस पे करना है, और लेबर आवर्स का टोटल, अच्छा सॉरी एक मिनट, जल्दी में ये होता है, इसमें टोटल तो खुद ही आपको दिए हुए थे। तो टोटल प्रोडक्शन रन्स जो हैं वो 28 हैं, और टोटल इंस्पेक्शन जो है वो 8 हैं, और टोटल लेबर आवर्स 48,000 है। तो यहाँ से तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो आपने सिंपल डिवाइड करके रेट्स निकालने थे। सो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 28, तो ये 5,000 आता है, एंड 80,000 डिवाइडेड बाय 8 10,000 आता है, और यहाँ पे 2 आता है, राइट। और फिर आपने इसका अप्लाई कर देना प्रोडक्ट डी पे। प्रोडक्ट डी पे कैसे अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट डी पे 10 घंटे लगते हैं लेबर के, तो 10 इंटू 2 20 चार्ज कर दोगे। प्रोडक्ट डी पे 15 प्रोडक्शन रन्स लगते हैं, तो 15 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 75,000, और फिर उस 75,000 को डिवाइड कर दो 4,000 से, तो यहाँ पे 18.75 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इंस्पेक्शन कॉस्ट चार्ज करनी है, तो 10,000 उसका रेट है,
और टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 3 हैं और उसको आपने फिर 4000 पे तकसीम करना है, तो दैट इज 7.5। तो अगर हम इन सारों को ऐड कर लें, प्लस 18.75 प्लस 20, तो आंसर इज 46.25। अब जो बाकी लोग हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं अजीबोगरीब सी फिगर्स। अब आई डोंट नो ये कैसे आ सकती हैं चीज़ें, 5.08 कैसे आएगा, 186.8 कैसे आएगा, 9 प्रोडक्ट डी पर यूनिट 51.60 ये कैसे आएगा। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रा पूछिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो अगला सवाल ये है कि कंपनी इज चेंजिंग इट्स कॉस्टिंग सिस्टम फ्रॉम ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बाय द वे मुझे बताइएगा कि अब शांत तो नहीं आ रही, क्योंकि लाइट गई है तो पंखा बंद है। तो अब ज़रा मुझे कोई कंफर्म कर दे कि अब वॉइस क्लियर है या अभी भी कोई डिस्ट्रप्शन है, क्योंकि अगर तो वो बैकग्राउंड वॉइस है पंखे की, तो पंखा इज नाउ ऑफ। बेटर देन बिफोर, तो वो पंखे की वजह से होगा। Okay, so company is changing its costing system from traditional absorption costing based on labor hours to activity-based costing. It has overheads of 1,56,000 और इन overheads का ताल्लुक है टेकिंग मटेरियल डिलीवरी से, और प्रोडक्ट 3 हैं, उसके यूनिट्स और डिलीवरी साइज दिए हुए हैं। और अगर मैं डिलीवरी साइज के हिसाब से नंबर ऑफ डिलीवरीज निकालना चाहूँ तो 5, 4 और 3 डिलीवरीज बनती हैं, और 5, 4, 3 को जमा कर लें तो टोटल 12 डिलीवरीज। ठीक है, लेबर कॉस्ट 3,60,000 है और ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टेक द सेम नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। सवाल क्या है, assuming that the company uses the number of deliveries as its cost driver, is it an increase or decrease in unit cost arising from the change from absorption costing to activity based costing? अब इसके लिए हमें जाहिर सी बात है ये करना पड़ेगा कि पहले हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे तीनों की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे तीनों की कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके इंक्रीज डिक्रीज का पता लगेगा। तो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके मुताबिक हम 1,56,000 के ओवरहेड्स को किस बेस पे चार्ज कर रहे हैं, हम उसको चार्ज कर रहे हैं लेबर आवर्स की बेस पे। ठीक है, सो अंडर ट्रेडिशनल सिस्टम वी आर चार्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, और लेबर आवर्स कितने हैं, 45,000, 45,000 लेबर आवर्स है। सो 1,56,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो रेट यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो हम 3.466 निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो ये कहता है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टेक द सेम नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कि तमाम यूनिट एक जैसे लेबर आवर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45,000 के जो लेबर आवर्स हैं ये तीनों यूनिट्स 15,000 घंटे ले रहे हैं। इसका मतलब है सिंपल आपने क्या करना था, अगर आप इसकी लॉजिक को समझो तो हम 1,56,000 को अगर 3 पे तकसीम कर दें तो ये हमारे ओवरहेड्स जो हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में एलोकेट हो जाएंगे। जब मैं इसको 3 पे तकसीम करता हूँ तो ये 52,000 52,000 52,000 आ जाता है, क्योंकि लॉजिकली अगर आप ओवरहेड्स को लेबर आवर की बेस पे एलोकेट कर रहे हो और अगर तीनों प्रोडक्ट के लेबर आवर सेम हैं तो फिर तीनों को ओवरहेड्स भी सेम चार्ज होंगे। तो सिंपली आप ओवरहेड्स को 3 पे डिवाइड कर दो तो हमारा मसला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हल हो जाता है। अलबत्ता अब क्या होगा, अब आप चूंकि डिलीवरी की बेस पे कर रहे हो और डिलीवरीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक्स की नंबर ऑफ डिलीवरीज 5 हैं, वाई की 4 हैं, जेड की 3 हैं, तो सबसे ज़्यादा डिलीवरीज किसकी हैं, 5 एक्स की। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ना भी कैलकुलेट करूं, ठीक है, ना भी कैलकुलेट करूं क्योंकि अब मुझे इसको न्यूमेरिकली करने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब एक्स की 5 डिलीवरीज हैं तो ए बी सी में एक्स को ज़्यादा ओवरहेड चार्ज होंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा नहीं वैसे इसको प्रिसाइसली कैलकुलेट कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि
हमें अमाउंट्स का कैसे आइडिया होगा। यहाँ पे हमें प्रिसाइज कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 1,56,000, ये चार्ज हो जाएगा एक्स को, तो इंक्रीज में सही टिक लगा। 4/12 मल्टीप्लाई बाय 1,56,000, ये बनता है 52,000। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सेम आता है, तो ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। और 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1,56,000, ये बनता है 39,000, तो ये डिक्रीज है। ठीक है, और यहाँ पे रिमेन सेम वाली ऑप्शन कोई नहीं है, तो फिलहाल हमने इसको ब्लैंक ही छोड़ दिया। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई की 5, 4, 5, हाँ सॉरी ठीक हो गया, तभी मेरे आंसर में फ़र्क आया है। वाई मैंने गलत कैलकुलेट किया है, वाई को मैंने 4 लिख दिया, जबकि वाई की भी 5 डिलीवरीज बनती है। तो इसका मतलब है वाई की भी 65,000 होगी, इसका मतलब है वाई में भी इंक्रीज होगी। तो ये टिक फिर इस तरीके से। यस, थैंक यू फॉर करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company uses activity based costing to calculate the unit cost of its products. ओह कम ऑन, ठीक है, 5, 5, 10 और 3, 13 हो जाएगा। चलें, अब जब एक गलती हुई है तो उससे रिलेटेड बाकी गलतियां भी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्योंकि वो 4 से 5 हुआ है, तो यस इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी आएगा। तो आंसर पे पड़ता है या नहीं पड़ता वो हम देख लेते हैं। तो ए के केस में तो नहीं है, ठीक है, इट्स आंसर वही रहेगा। ठीक है, आंसर रिमेन सेम, जहाँ पे हमने टिक लगाए, बस वो कैलकुलेशन में जो गड़बड़ है 4 और 5 की और 12 और 13 की, वो आपने करेक्ट करवा दी। Question number 11, a company uses activity-based costing to calculate the unit cost of its product. The figures for period 3 are as follows. Production setup cost 84,000, total production is 40,000 units for products A and B, and each run is 2,000 units of A and 5,000 units of B. सवाल है what is setup cost per unit of B। तो इतने सवाल कराने के बाद ये तो आप मुझे बता ही देंगे आसानी से। So what is the setup cost per unit of B? So अब तक हो जाना चाहिए था। What is the answer? See, what is the answer? 24,000 is not the right answer. 0.6,
देखें जी, 84,000 की प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट है, टोटल प्रोडक्शन 40,000 है। तो 2,000 का अगर प्रोडक्शन रन हो तो 20 रन इधर होंगे और 8 रन इधर होंगे, तो टोटल 28 प्रोडक्शन रन होंगे। तो 84,000 को 28 पे डिवाइड कर दो, ये बनता है 3,000। 84,000 डिवाइडेड बाई 28, ये बनता है 3,000। अब प्रोडक्ट बी पे आपने ये अप्लाई करना है। 3,000 पर प्रोडक्शन रन है, प्रोडक्ट बी के 8 प्रोडक्शन रन है, तो टोटल कॉस्ट सेटअप की जो चार्ज करोगे प्रोडक्ट बी को वो 24,000 होगी। पर यूनिट निकालने के लिए 40,000 पे तकसीम करोगे तो इसका जो आंसर बनता है वो 0.6 बनता है। तो अगर आप 24,000 बता रहे हो तो इसका मतलब है आप टोटल बता रहे हो। 12 मुझे नहीं समझ आएगी कैसे निकलेगा। 11 10 से 5 आई डोंट नो। एनीवेज, अगर आपको कुछ समझना तो आप पूछें, मैंने जो बताना था वो बता दिया आपको। तो दिस इज द वे, और ये कंसिस्टेंटली हम अप्लाई कर रहे हैं अब तक। हम यही काम करते हैं, हम टोटल पूल लेते हैं, उस पूल के ड्राइवर पे डिवाइड करते हैं, रेट निकालते हैं, फिर उस रेट को अप्लाई करते हैं। सवाल ज़रूर पढ़ लें कि वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है या पर यूनिट कॉस्ट पूछ रहा है, ए की कॉस्ट पूछ रहा है या बी की कॉस्ट पूछ रहा है, वो देख लें और उस हिसाब से आंसर दें। तो आंसर इज 0.6। ओके, देन इज अनदर क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आई लीव इट टू यू, आप ये क्वेश्चन कर लो। और उसके बाद अभी हमने इस तरह का सवाल अभी अभी किया है कि सेटअप कॉस्ट 12,000 है, 20,000 यूनिट्स बना रहे हैं, 1,000 यूनिट एक के, 5,000 यूनिट एक के, एक के 20 रन बनेंगे, एक के 4 रन बनेंगे, ये तो 24 प्रोडक्शन रन हो जाएंगे। सेटअप्स कह लें, 12,000 को 24 पे डिवाइड करोगे, एक रेट आ जाएगा, अप्लाई करोगे, पर यूनिट कैलकुलेट कॉस्ट करोगे तो ये पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी कॉस्ट। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई सवाल थ्योरी के हवाले से या किसी न्यूमेरिकल के हवाले से, तो वो आप क्लियर करें। एनी क्वेश्चंस? Yes, the answer would be, I guess, 0.5 here. But I'm asking about any question from this topic so far, theoretically or numerically. अच्छा, अब इस बात को बताने के लिए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल कितना खौफनाक भी हो सकता है, उसके लिए मैं आप सबकी जो अटेंशन है वो दिलाना चाहता हूँ फॉल 2019 का जो एग्ज़ाम था। दिस एग्ज़ाम वाज वेरी फेमस। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अपेयर भी हो रहे थे। मैं मुल्तान कैंपस में, मैंने आई गेस उस वक्त फिज़िकल क्लासेस थी, तो क्लासेस मैंने ही पढ़ाई थी। उसके अलावा भी बहुत सारे अक्रॉस पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को कुछ जानता हूँ। जब वो ये पेपर दे के आए तो उन्होंने कहा कि सर पेपर तो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि सवाल कौन सा आया था, उन्होंने कहा एबीसी का सवाल आया था। अब एबीसी का सवाल हम ये समझते हैं एटलीस्ट बीइंग अ टीचर कि क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाते हो, फिर हम दोबारा पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, फिर स्टूडेंट भी कहता है कि सर समझ आ गया, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। अभी आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी कैलकुलेशन आपसे हो रही थी। तो बेसिकली एबीसी का सवाल अगर आ जाए तो नॉर्मली एज ए टीचर हम ये समझते हैं कि इसका मतलब है बच्चे ने कर लिया होगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे अरसे से हम करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं, और उसकी कॉम्प्लिकेशन का हमें आइडिया होता है कि कितना सवाल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट उसके बावजूद जब मैंने ये सुना कि फॉल 19 में एबीसी का सवाल आया और वो बच्चों से नहीं हुआ,
आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि ऐसा कौन सा सवाल था जो उनसे नहीं हुआ। तो जब ये पेपर रिलीज हुआ एंड आई गेट टू नो दिस क्वेश्चन, तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताने जा रहा हूँ कि ये आप आज ज़रूर पढ़िएगा। मैं ज़रा तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ इस सवाल की कि आपने इस सवाल को पढ़ना है, समझना है, करना भी है, और सोल्यूशन प्लीज़ नहीं देखना अगर तो आप सही मानों में समझना चाहते हैं। गो कि अब आप मुझे ये कहेंगे कि सर अब तो ये सवाल नहीं आ सकता, ये तो 25 नंबर का सवाल था, आप तो एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि सवाल करो, क्योंकि सवाल में सिर्फ सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो उसकी एक एक चीज़, जो उसकी छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट हो सकता है इसमें समझने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है उसी पॉइंट को लेकर वो एमसीक्यू बना दे। तो मैं किसी भी पॉइंट से एमसीक्यू बना सकता हूँ। तो अगर आप पुराने एग्जाम के सवाल करना चाहते हो, करने चाहिए आपको, आपको छोड़ने नहीं चाहिए ये कह के कि अब तो वो इरेलेवेंट हो गया। तो एक तो आपने पास पेपर के क्वेश्चंस करने हैं, और मैं कराता भी हूँ, मैं करा भी रहा हूँ। मैं ना सिर्फ आईसीएमए के कराता हूँ बल्कि सीमा के क्वेश्चन भी कराता हूँ, ईसीसी के भी कराता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं करेंगे, लेटेस्ट सब 3-4 साल पुराने करेंगे, बहुत ज़्यादा पुराने करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल इस सवाल के बारे में मैं ये बता रहा था कि जब ये सवाल मैंने देखा तो मुझे पहले तो ये लगा कि ये सवाल देखा देखा सा लग रहा है और करवाया करवाया सा भी लग रहा है। तो immediately after reading this question I realized कि ये तो सीमा के पास पेपर का क्वेश्चन है। एंड टू योर सरप्राइज मैं आपको बता दूं कि ये सीमा का भी पास पेपर का क्वेश्चन अगर आप जाएं तो ये तकरीबन 2004 का, मई 2004 का, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, ये उस एग्ज़ाम का पेपर है। मैं पेपर भी आपसे शेयर कर लूँगा, या आप आज जाके खुद ही मई 2004 का पेपर देख लीजिएगा, मई 2004 या मई 2005 का पेपर देख लीजिएगा सीमा का, P1 का, क्योंकि सीमा में ये P1 में आता है, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, सॉरी उस वक्त इसका नाम परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन था। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली इसी टाइम पे सीमा का स्टूडेंट था। एमएससी करने के बाद इन 2004 आई ज्वाइन दिस क्वालिफिकेशन, और मेरा पहला पेपर यही हुआ था और उस पेपर में यही सवाल आया। ठीक है, अब ये इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि ये वो सवाल है जो मुझे 2004 में सीमा में एग्जामिन हुआ था, जो मैंने पास भी किया उस पेपर, मेरी पहली अटैम्प्ट थी सीमा की। तो आई डोंट नो उस वक्त मेरे से हो गया और मैं पास भी हुआ हूँ, पास भी हुआ तो हो गया होगा इसीलिए। और स्टूडेंट्स ने कहा सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेसन दैट। और ये स्टूडेंट्स इस कैंप में बहुत सारे फेल भी हुए, और उस फेल होने की रीज़न एक ये भी रहा कि 25 नंबर का सवाल उनको समझ ही नहीं आया। तो आज आपने अभी ये करना है, मेरा लैपटॉप भी बस तकरीबन बैटरी इसकी ख़त्म होने वाली है, अगर ख़त्म हो जाए तो समझे सेशन क्लोज हो जाएगा, मैं दोबारा कनेक्ट नहीं करूँगा। आज आपने ये करना है कि आज आपने इसको बिल्कुल एक टाइम दे के पढ़ना है, समझना है और करना है। 10 मिनट लगते हैं, 50 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, आपने कोशिश करनी है कि खुद करना है, सोल्यूशन नहीं देखना। अगली क्लास में आके आप मेरे से इस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं इसका जो एक दो कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे मैंने कहा ना, हर सवाल में सारा सवाल मुश्किल नहीं होता, बस सवाल देने का अंदाज बाज का इतना मुख्तलिफ होता है कि स्टूडेंट घबरा जाता है। अब यहाँ पे आप देख लो, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पे नोट्स दिए हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स देख के भी घबरा गया कि अब इन नोट्स को देख के हम कैसे करेंगे। बहरहाल इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम जब आती हैं, और दूसरा ये प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत सर्विस से रिलेटेड है। इसके अंदर एक जो सप्लायर है ऑफिस इक्विपमेंट का, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, नॉट सर्विस रिलेटेड। एनीवेज दिस क्वेश्चन हैज अ स्पेशल सिनेरियो। तो आपने ये सवाल पढ़ के समझ के करना है। और अभी फरीहा मुझे बता रही हैं कि इट लॉन्गर टाइम रेस्ट ऑफ द पेपर। तो हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब एक सवाल आपको प्रेशर दे जाता है तो फिर अगला पेपर अटैम्प्ट नहीं होता। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब सवाल पे आपने टाइम भी लगाया और वो हुआ भी नहीं और फिर आपकी तसल्ली भी नहीं हुई, तो एक कॉन्फिडेंस अलग लूज हो जाता है और टाइम अलग ज़ाया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आज आपने करना है विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन खोल के देख लिया तो 10 मिनट में सवाल तो हो जाएगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना, लाइफ टाइम लेसन, सबक आपको नहीं मिलेगा। सबक इंसान को मिलता है गलती करके। तो गलती करें और सबक सीखें, ठीक है। बाज़ औक़ात इस सबक सीखने की कॉस्ट एक अटैम्प्ट हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो सबक सीखेंगे।
और अगर आप सबक इस तरह सीख रहे हैं कि उधर से सोल्यूशन देख के कहते हैं कि हाँ ये सवाल समझ आ गया, तो उसका मतलब फिर आप एग्ज़ाम में शायद सबक सीखेंगे। बेहतर है एग्ज़ाम में सबक सीखने की बजाय पहले सबक सीखें। तो एबीसी के कुछ सवाल ज़्यादा नहीं हैं आपके एसएमए के पेपर में, ये एक वाहिद सवाल है, या एक बहुत पुराना कोई एक आधा सवाल आया था एसएमए के पेपर्स में। ज़्यादा एबीसी के सवाल आपको मिलेंगे एमए के पेपर में। तो वो सवाल आप करना चाहें कर लें, ना करना चाहें ना करें, मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, एक आधा सवाल शायद नसीमा या एसीसी की किताब से या पेपर से उठा के आपको दूंगा। बाकी जितनी हमने प्रैक्टिस कर ली है फिलहाल एबीसी से रिलेटेड वो काफ़ी है। हम अब यहाँ से आगे जाएंगे अगली क्लास में, और हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की, तो बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए और जिसमें कुछ नई टेक्निक्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। और उसके लिए भी मैं आपको एक व्हाट्सएप करता हूँ सीमा का चैप्टर P2 का, वहाँ से हमने पढ़ना है। नहीं किया तो मुझे रील कास्ट याद करा दीजिएगा। तो वी विल कंटिन्यू टू एक्टिविटीज मैनेजमेंट, और अगली टाइम में इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन पे इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अम, अगर आपका कोई इस वक्त कमेंट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बैटरी मेरी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है लैपटॉप की, और ये किसी भी वक्त बंद हो सकता है। एनी फाइनल क्वेश्चन और कमेंट? चलें, then that's it for today. I will see you inshallah next week with continuation of this topic, activities management. Take care of yourself.